ओके, तो लास्ट लेक्चर तक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैंने आपको पढ़ाया ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर. In today's lecture, we are discussing new bit, that is gravitational field intensity. Gravitational field intensity due to spherical shell. तो स्पेरिकल शेल की वजह से हमें अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. अब देखिएगा, स्पेरिकल शेल मतलब अंदर से वो हॉलो रहेगा, सिर्फ सरकमफेरेंस पर वो प्रेजेंट रहेगा ऐसा. ठीक है, जिसका रेडियस कैपिटल आर है, मास कैपिटल एम है. तो इसके भी 3 केस में हमें करना है. केस फर्स्ट, व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब ये आउटसाइड द स्पेरिकल शेल. आउटसाइड द स्पेरिकल शेल अगर हम पॉइंट कंसिडर करते हैं, ओके, सपोज ये पॉइंट पी आउटसाइड है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वैसे आएगा पिछली बार की तरह, दैट इज जीएम बाय स्मॉल आर स्क्वायर इनटू आर कैप. ओके, केस 2, ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्पेरिकल शेल स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर रहेगा, मतलब ये ऑन द सरफेस, और फिर रहेगा ये जीएम बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर कैप. ओके, ऐसा रहने वाला है. इसके बाद थर्ड रहेगा केस थर्ड. आप देखिएगा ये हॉलो स्फीयर होने के कारण अंदर कुछ भी मास प्रेजेंट नहीं रहेगा. ओके, मतलब मैं अगर स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट कंसिडर करता हूँ ना, तो वो जो अंदर वाला स्फीयर होगा वो तो कुछ प्रेजेंट ही नहीं होगा. ओके, क्योंकि ये स्फीयर कहाँ तक प्रेजेंट है, उसके सरकमफेरेंस पर ही प्रेजेंट है, अंदर हॉलो ही है. इस कारण अंदर हॉलो पार्ट होने के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वहां पर मास जीरो रहेगा. और मास जीरो होने के कारण वहां पर मतलब व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब ये वो इनसाइड रहेगा. तो इनसाइड रहने के कारण जो अंदर का मास होगा एम डैश, वो जीरो रहने वाला है. इस वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी डेफिनेटली जीरो रहेगा. तो अंदर सब तरफ सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक इंटेंसिटी जीरो ही रहेगा. सिर्फ इंटेंसिटी कहाँ तक प्रेजेंट रहेगा, सरफेस के बाहर, सरफेस पर भी रहेगा और सरफेस के बाहर भी प्रेजेंट रहेगा. तो अब इसका ग्राफ हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखते हैं इन तीनों केस का अगर हम ग्राफ निकालना चाहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्पेरिकल शेल, तो यहाँ पर इंटेंसिटी डायरेक्शन वाइज नेगेटिव रहेगा. ओके, मतलब ये माइनस आर कैप रहेगा. अट्रैक्टिव फोर्स की फील्ड होने के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव रहेगा. और इसका अगर हम ग्राफ निकालते हैं इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का, तो ये भी हमें पिछली बार की तरह ही नीचे वाले क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, तो आप देखिएगा, ये आई वर्सेस आर का ग्राफ रहेगा. और ये इंटेंसिटी प्रेजेंट ही नहीं होगा कब तक, जब तक स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर नहीं आता है तब तक. जब स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर होगा ना, तब इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगा, और जब आगे डिस्टेंस बढ़ता रहेगा तो इंटेंसिटी कम होता रहेगा ऐसा. तो फिर इंटेंसिटी ये पहले तो ये जीरो ही रहेगा ऐसा, सिर्फ ये बढ़ जाएगा एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, एंड दैट इज ऑन द सरफेस के बाहर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा. ओके, तो ऐसा एक ग्राफ ऑब्जर्व होने वाला है स्फेरिकल शेल के लिए. तो ऐसे ग्राफ भी आपको पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में. ठीक है, दिस बिट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आपको ऐसे केसेस में ना, मतलब क्वेश्चन भी दिए जाते हैं आपको, जैसे ट्रैक करने के लिए वो क्या बोलते हैं कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है. ओके, एक स्फीयर है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और उसका मास m कुछ दिया होगा 10 kg. ओके, तो स्फेरिकल शेल बोलते हैं. ओके, स्फेरिकल शेल हैविंग अ रेडियस कैपिटल R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर and mass 10 kg. Okay, find the gravitational field intensity at a distance of 1 centimeter. बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या रहने वाला है बताओ. एट ए डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. ठीक है, राइट आंसर है इसका राइट आंसर 0 रहेगा, क्योंकि उस कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस 5 सेंटीमीटर है
तो 5 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर के आगे इंटेंसिटी प्रेजेंट होगा, 5 सेंटीमीटर के नीचे कोई भी पॉइंट रहा तो वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पक्का जीरो रहने वाला है, क्योंकि इनसाइड द स्पेरिकल शेल, inside the spherical shell gravitational field intensity is always zero, that's fine. okay, समझ में आ गया बच्चों? तो ऐसा ही ये बीट रहेगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है। नाउ सी हियर नेक्स्ट बीट इन दिस चैप्टर इज, इसके ऊपर एक आधा न्यूमेरिकल है, लेते हैं हम, ठीक है। तो मैं इससे रफ करता हूँ आप, ये ग्राफ निकला है आप सभी ने, ओके, ठीक है। तो अब मैं इसे रफ करता हूं, ओके सियर। तो देखिएगा एक क्वेश्चन दिया है, अब ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जा चुका है। लिखिएगा, इनफाइनाइट पार्टिकल्स each of mass capital M are placed at positions x is equal to 1 meter, comma x is equal to 2 meter, comma x is equal to 4 meter and so on up to infinity। ये प्रोसेस चलने वाला है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द ओरिजिन। फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ओरिजिन। तो ओरिजिन पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ओके, इनफाइनाइट पार्टिकल्स है, हर एक का मास कैपिटल एम है और ये प्लेस किए जा रहे हैं कुछ सीक्वेंस ऑफ डिस्टेंस पर, जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर। ओके, इसके बाद क्या आएगा, फिर 4 मीटर के बाद 16 मीटर आएगा। ओके, एंड सो ऑन। तो ऐसे हम इस पार्टिकल को प्लेस करने वाले हैं, ठीक है। मतलब देखिएगा अब कैसे रहेगा ये बीट। इसका एक डायग्राम निकाल के मैं यहाँ पर शो करता हूँ। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, सभी पार्टिकल एक्स एक्सिस पर है, इनके डिस्टेंस आपको एक्स एक्सिस पर ही दिया है। ये हमारा ओरिजिन है। तो सबसे पहला पार्टिकल कब प्लेस किया है, जिसका मास कैपिटल एम है और ये कितने डिस्टेंस पर है, एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर पर है, ठीक है। दूसरा पार्टिकल है जिसका मास कैपिटल एम है और ये हमारे ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, 2 मीटर पर है। तीसरा पार्टिकल जिसका मास कैपिटल एम है, ये हमारे ओरिजिन से 4 मीटर पर है। ओके, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वाला पार्टिकल रहेगा जिसका मास एम रहेगा और ये डिस्टेंस रहेगा 16 मीटर पर, एंड सो ऑन। तो ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, अब ये सीरीज है, ऐसा इन्फिनिटी तक चलने वाला है, ठीक है। तो अब देखिएगा, ठीक है, 1 2 4, इसके बाद 8 रहेगा, सॉरी, क्योंकि सीक्वेंस वाइज आपको पता है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 के मल्टीपल में ये बीट्स है। तो यहाँ पर 8 मीटर रहेगा, फिर 16 मीटर आएगा, फिर 32 एंड सो ऑन। ओके, तो ऐसा ये सीरीज है एक। तो देखिएगा अब यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वह इन्फाइनाइट पार्टिकल की वजह से सेंटर पर क्रिएट होने वाला है। ओके, तो मुझे सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो नेट वैल्यू होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण सभी इंटेंसिटीज का वेक्टर सम आएगा। तो ये आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 I इंफिनिटी। ओके,
तो इन सभी का ये एडिशन रहेगा। तो पहले पार्टिकल का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा बच्चों? सीआर जीएम। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पार्टिकल है, उनके सभी के डिस्टेंस देखिएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, इस कारण ये हमें आई कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या आएगा? जी एम आई कैप डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। ओके, पहले पार्टिकल का आएगा, फिर 2 स्क्वायर लेंगे हम दूसरे पार्टिकल के लिए एंड सो ऑन, जस्ट 1 मेडा। ठीक है, हो गया। तो जी एम आई कैप डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस जी एम आई कैप डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर आएगा दूसरे पार्टिकल का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तीसरे का आएगा जी एम आई कैप डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर प्लस ऐसा ही इंफिनिटी तक चलता रहेगा। आप ओके, इसमें कुछ पॉज नहीं आएगा। तो आप देखिएगा सभी पार्टिकल में अगर आप देखते हो तो जी एम आई कैप ये जो फैक्टर रहेगा ये कॉमन रहेगा। ओके, सभी पार्टिकल में अगर आप देखते हो तो जी एम आई कैप ये जो फैक्टर है ना ये कॉमन रहने वाला है। तो पहले ब्रैकेट में क्या बचने वाला है देखिएगा 1/1 स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4 बचने वाला है। देखिएगा अब सभी पार्टिकल का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कैसा होगा देखिएगा, पहले में 1/1 स्क्वायर, दूसरे में आएगा 1/4 क्योंकि 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 हो जाएगा, प्लस 1/16 एंड सो ऑन। अब ये चलता रहेगा। ओके, बताओ मुझे आप ये सीक्वेंस किस में है? एपी में है, जीपी में है या एचपी में? बताओ। पहला ब्रैकेट तो 1/1 स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, तो ये 1 प्लस 1/4 प्लस ये डिनोमिनेटर में मतलब देखिएगा 1 प्लस 1/4 प्लस जी एम आई कैप इन ब्रैकेट 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस सो ऑन। तो ये कौन सा सीक्वेंस है बताओ मुझे? अप टू इन्फिनिटी ये चलता रहेगा। या इट इन जीपी। ओके, तो इस जीपी में आपको पता है फाइनल आंसर अगर निकालना हो तो आपको पता है जीपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो ये 2 बिट लगते हैं। तो बताओ ए का वैल्यू कितना है? ए मीन्स फर्स्ट टर्म होता है जीपी में, तो ए का वैल्यू कितना होगा? ए मतलब फर्स्ट टर्म होता है, आपको दिखाई दे रहा है इस जीपी का फर्स्ट टर्म 1 है, इस वजह से ए का वैल्यू 1 आएगा। ओके, अभी आपको मैथमेटिक्स का काम आएगा फिजिक्स सॉल्व करने के लिए। और आर का वैल्यू बताओ क्या आएगा? 1/4 नहीं होगा, देखो एक बार, आर मतलब कॉमन रेशियो होता है जिसका स्क्वायर करने के बाद फाइनल आंसर आता है। देखो 1/4 ठीक है बराबर है 1/4 रहेगा, मतलब 1/4 रेज़ टू 1 1/4 रेज़ टू 2 मतलब एंड सो ऑन। तो इस वजह से आर का वैल्यू 1/4 आएगा और ए का वैल्यू 1 आएगा। तो आपको पता है इस जीपी का आंसर जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं? सम ऑफ दिस n टर्म जीपी इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू A/1 माइनस आर, ऐसा रहेगा ये बीट। ओके, आपको पता है ये फॉर्मूला जीपी में आपने सॉल्व किया है। तो सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी इज गिवन बाय A/1 माइनस आर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये सम हमें करना पड़ेगा क्योंकि सभी पार्टिकल के इंटेंसिटी का एडिशन है, इस वजह से देखो अब क्या आएगा। तो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा फिर देखिएगा आप। तो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा आप देखिएगा, I इज इक्वल टू जी एम आई कैप और ब्रैकेट में आएगा फिर 1/1 माइनस 1/4। ओके, तो फिर ये आने वाला है 1/4, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 1 3 आएगा डिनोमिनेटर में और ये 4 न्यूमरेटर में चले जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा 4/3 जी एम आई कैप, ये होगा फाइनल आंसर। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, ठीक है, तो बराबर है 4/3 जी एम आई कैप। इज इट ओके? सभी को समझ में आ गया? तो इस लेवल के क्वेश्चंस आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पर पूछे जा सकते हैं।
Is it okay? This concept is clear to all of you? ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इतना ही है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगा, उसमें उसका प्रैक्टिस कर लेना। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस बीट का ये बीट यहीं पर खत्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट बीट में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों बीट हम देखेंगे। ओके, तो इस बीट को अच्छे से स्टडी करो। ओके, सो अब नेक्स्ट बीट रहेगा इस चैप्टर का, देखिएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पोटेंशियल क्रिएट होता है। ओके, और इसी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है, देखिएगा। कोई भी एक गिवन मास है, सपोज एक पार्टिकल है या फिर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल एम है, और इसके सम डिस्टेंस पर हम क्या करने वाले हैं, एक पॉइंट रहेगा जहां पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GPE, इसे हम U से इंडिकेट करते हैं। ओके, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम किसी भी पॉइंट पर कैसे निकालते हैं। अगर मुझे इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ना, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ता है। ओके, द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू दैट पॉइंट एट विच we wanted to find electric field intense gravitational potential energy. Okay, मतलब जिस पॉइंट पर मुझे इस पॉइंट P पर अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है, तो मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक यूनिट मास को लेने वाला हूँ और इस गिवन पॉइंट P पर रखने वाला हूँ विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। ओके, और ये करते वक्त जो वर्क डन क्रिएट होने वाला है, उसी वर्क डन को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। ओके, द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव unit mass from infinite distance to that point at which we wanted to find gravitational potential energy without changing its kinetic energy is called as gravitational potential energy. Okay, तो यही इसका डेफिनेशन रहेगा। लिख लीजिएगा पहले डेफिनेशन, बाद में फिर हम आगे की बिट की ओर जाएंगे। ओके, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of a particle situated at a point in some gravitational field is defined as the amount of work required to bring it from infinity to that point without changing its kinetic energy.
तो देखिएगा क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल सिचुएटेड एट अ पॉइंट इन सम ग्रेविटेशनल फील्ड। इसे अगर हमें डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इट मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमें ब्रिंग करना है फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। उसका काइनेटिक एनर्जी कुछ भी चेंज किए बिना हमें उस पॉइंट पर उस गिवन पार्टिकल को लाना है। ओके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब भी वर्क डन रहेगा, और ये इसे हम W या फिर U से इंडिकेट करेंगे, तो फिर ये आएगा -GMM/R। ओके, एट्रैक्टिव फील्ड का ये होने के कारण ये माइनस आएगा। अगर पार्टिकल का मास स्मॉल m रहा तो फिर -GMM/R रहेगा, और अगर दो पार्टिकल अगर रहे M1 M2 उनके बीच का अगर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो फिर उसे निकालते वक्त फॉर्मूला रहेगा U इज इक्वल टू GM1 M2 डिवाइडेड बाय R। तो ये अनदर फॉर्मूला रहेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल situated at a point in some gravitational field is defined as amount of work done required to bring it from infinity to that point without changing its kinetic energy। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा। अब ये एक टाइप का एनर्जी होने के कारण ऐसा यूनिट इसका जूल आएगा। ओके, नो डाउट, जैसे आपको पता है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है तो ऐसा यूनिट इसका जूल रहेगा। ओके, अभी देखिएगा अलग अलग सिस्टम में इसका जो वैल्यू रहेगा ये अलग अलग आता है। जैसे दो पार्टिकल रहे तो कैसे निकालना है ये मैंने आपको इन दो फॉर्मूले से बताया। सपोज एक पार्टिकल का मास कैपिटल M दूसरे का स्मॉल m है तो -GMM डिवाइडेड बाय R आएगा, और अगर दो पार्टिकल के मासेस M1 M2 है तो फिर GM1 M2 डिवाइडेड बाय R रहेगा। ओके, तो इस फॉर्मूले से हम उसका आंसर निकालेंगे। तो अब देखिएगा नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 पार्टिकल सिस्टम। अभी मैं इसे शॉर्ट में लिखता हूँ, ये बहुत बड़ा वर्ड है तो GPE समझ लेना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 पार्टिकल सिस्टम। थ्री पार्टिकल सिस्टम, तो 3 पार्टिकल्स लेना है हमें किसी भी सिस्टम में जिनके मासेस M1 M2 M3 रहने वाले हैं। ओके, तो ये तीनों पार्टिकल एक दूसरे पर क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। ओके, और फिर इस पूरे सिस्टम का अगर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ना फॉर दिस होल सिस्टम, तो ये निकालने का फॉर्मूला रहेगा, पहले फर्स्ट एंड सेकंड पार्टिकल के बीच में निकालना पड़ेगा -GM1 M2 डिवाइडेड बाय R। ओके, और ये R1 रहेगा, R1 मतलब डिस्टेंस रहेगा फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल में। ओके, और सेकंड और थर्ड पार्टिकल में फिर R2 डिस्टेंस रहेगा। यहाँ पर R2 रहेगा और यहाँ पर R3 रहेगा फर्स्ट और थर्ड पार्टिकल में। तो इस वजह से -GM1 M2 डिवाइडेड बाय R1 -G, अब दूसरे सेकंड और थर्ड पार्टिकल के बीच में क्या रहेगा, -GM2 M3 डिवाइडेड बाय R2 रहेगा, और -GM1 M3 डिवाइडेड बाय R3 रहेगा। इज इट ओके? तो ऐसा ही बीट रहने वाला है। ओके, बस इतना ही फाइनल आंसर रहेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 3 पार्टिकल सिस्टम इज गिवन बाय लाइक दिस। दो पार्टिकल के बीच में पहले निकालना और बाद में सभी का एडिशन करना। और लिख लेना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, ये स्केलर क्वांटिटी है और इसके डायमेंशन क्या है, जूल रहेगा। जूल मतलब इसका डायमेंशन मतलब M1 L2 T⁻⁻² आएगा। ओके, और ऐसा यूनिट इसका जूल आएगा, लिखिएगा। ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है सभी को? दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये रहेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ सी हियर एक सबसे इंपॉर्टेंट बिट है,
नीट में इसके बाद बहुत बार बार क्वेश्चन पूछे गए, पिछले साल के भी नीट में या फिर उसके पिछले साल में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पूछा जाता है आपको, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बिट है, इसे डबल ट्रिपल स्टार कीजिएगा इस टॉपिक का। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार नीट में पूछा गया है। नीट में तो आमतौर पर कोई क्वेश्चन रिपीट होते नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने बहुत ज्यादा बार रिपीट होते हुए दिखा है। नीट का अगर पेपर नॉर्मल आता है ना, तो इसके ऊपर डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन तो दिखता ही है। ओके, ऐसा ये पार्ट है, तो इस वजह से इसे स्टार मार्क करके रखना। क्या बिट है ये देखिएगा आप। change in potential energy of a body, what we have to find change in potential energy of a body। just 1 minute, मैं चार्जिंग को लगाता हूँ। change in potential energy of a body or were done to raise a particle of mass m to h to height above the surface of earth। to height above the surface of earth। ओके, अब देखिएगा ये ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब अर्थ रहेगा, जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है, और इसके एट अ हाइट एच पर हम ऑब्जेक्ट को लेके जाने वाले हैं। मतलब एच हाइट ये कहाँ पर है, सरफेस से ऊपर एच हाइट है। तो फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट पर ये पार्टिकल पहले यहाँ पर था जिसका मास स्मॉल एम था, और अभी ये एच हाइट से राइज किया है। ओके, ये उन्होंने बताया कि स्मॉल एम पार्टिकल मास रहने वाला पार्टिकल एच हाइट से हम राइज कर रहे हैं, ये एच हाइट है। तो फिर उसका चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। सबसे पहले वो जमीन पर था, जमीन पर उसका रेडियस, उसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर था। अभी वो एट हाइट एच पर चला गया, तो बताओ उसका डिस्टेंस कितना होगा अर्थ के सेंटर से। हाउ मच इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। आर प्लस एच, राइट आंसर है। ओके, तो इनिशियली उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताओ, थोड़ा दिमाग पर जोर दो और बताओ कि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी उसका कितना होगा। पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी डब्ल्यू आई, सॉरी यू आई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। इनिशियली मतलब वो जब सरफेस पर था तब, बाद में वो सरफेस से एच हाइट ऊपर चला गया। ओके, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी उसका कितना होगा, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। किसी को कुछ दिक्कत इसमें? इनिशियली वो सरफेस पर था ना, सेंटर पर नहीं है वो। इज इट ओके? वैष्णवी, जो एम जी आर है ना, उसी को हम इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। आपने जो फॉर्मूला बताया ना एम जी आर, उसमें जी का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं ना जी एम बाय आर स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला आएगा, देखिएगा आप। ओके, स्मॉल जी का वैल्यू पता है आपको, ऑन द अर्थ सरफेस जी एम बाय आर स्क्वायर होता है। तो एम इंटू जी इंटू आर, तो ये आर कैंसिल होगा। ओके, और फाइनली मतलब यही आंसर आता है जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। इज इट ओके? और निगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स की फील्ड की वजह से यहाँ पर निगेटिव साइन आ रहा है। ओके, तो राइट आंसर क्या आएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। नाउ टेल मी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा उसका, हाउ मच इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। यूएफ कितना आएगा, यूएफ का वैल्यू कितना आएगा बोलो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। करेक्ट आंसर है, आर प्लस आर नहीं होगा, आर प्लस एच होगा, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। इज इट ओके? तो
तो अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है, और आपको पूछा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पार्टिकल यह हाइट से राइज हो रहा है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो, ऐसा उन्होंने कहा है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यूएफ माइनस यूआई करेंगे हम। यूएफ का वैल्यू आपको पता है माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच है। ओके, और माइनस, ये माइनस किसका, ये चेंज फैक्टर निकालने का, और यूआई का वैल्यू अगेन माइनस है, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। तो फिर देखते हैं हम फाइनल आंसर क्या आएगा। तो बीच में आप प्लस हो जाएगा और क्या आएगा देखिएगा, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच माइनस 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 बीच में प्लस हो जाएगा जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। अभी इसका आंसर कैसे निकालना पड़ेगा, माइनस जी एम एम को हम कॉमन आउट करते हैं। ओके, माइनस को अगर मैं कॉमन आउट करता हूं तो माइनस जी एम एम, तो प्लस टर्म माइनस हो जाएगा, माइनस टर्म प्लस, क्योंकि माइनस जी एम एम मैंने कॉमन आउट किया है, तो इस वजह से 1 बाय आर प्लस एच ये प्लस होगा और माइनस 1 बाय आर आएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आता है देखो। तो फिर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस जी एम एम ब्रैकेट के बाहर का एज इट इज है, और ये आर माइनस आर प्लस एच अपॉन आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच आएगा। ओके, ऐसा आने वाला है। ठीक है, नाउ सीयर तो क्या आएगा फिर देखिएगा। अब ये ब्रैकेट जैसे मैं ओपन करूंगा तो प्लस, दोनों भी टर्म माइनस होने वाले क्योंकि वो दोनों भी टर्म प्लस है, तो इस वजह से क्या आएगा, आप देखिएगा माइनस जी एम एम और ब्रैकेट के अंदर आर माइनस एच, ओके, होल डिवाइडेड बाय आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच आएगा। ठीक है, तो अब ये प्लस आर माइनस आर कट हो गया, तो माइनस जी एम एम इंटू एच बचेगा। ओके, क्या आएगा फिर देखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये आएगा जी एम एम, ओके, इंटू एच डिवाइडेड बाय आर अपॉन आर प्लस एच। ओके, तो ऐसा ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बचने वाला है। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर फाइनल मतलब स्टेप में हमें क्या करना है, जीएम की जगह स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर पुट करना है। आपको पता है स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है, जीएम बाय आर स्क्वायर होता है। तो फिर ये नीचे का आर स्क्वायर अगर जी से मल्टीप्लाई होता है ना, तो हम जीएम की जगह स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमें वही करना है। ओके, यहाँ पर, और फिर देखते हैं हम आंसर कितना आता है, मतलब इसे और भी रिड्यूस करना है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी। ओके, तो फिर क्या आएगा फिर देखिएगा आप, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जी एम, इसकी जगह मैंने स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर पुट किया इंटू एम इंटू एच डिवाइडेड बाय आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच आएगा। तो फिर ये आर और ये आर स्क्वायर का एक आर कट हो गया, और फिर आएगा एम जी एच डिवाइडेड बाय एम जी एच बराबर है क्या देखो, ठीक है बराबर है एम जी एच डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। ओके, इज इट ओके, किसी को कुछ दिक्कत, जस्ट 1 मिनट। ऊपर के आर स्क्वायर का एक आर रिमेनिंग था, बराबर है, तो ये आर भी बचेगा यहाँ पर। ओके, हाँ बराबर है, एक आर रह गया था, राइट है राइट है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस आर को भी मुझे निकाल देना है, मुझे ऊपर सिर्फ एम जी एच ही चाहिए और ये आर एज इट इज है, तो मैं नीचे से आर को कॉमन आउट करता हूँ। तो नीचे से आर को मैं अगर कॉमन आउट करता हूँ ना, तो फिर 1 प्लस एच बाय आर बचने वाला है। इज इट ओके, ये सभी स्टूडेंट को कंसेप्ट समझ में आ गया। आर आर गेट कैंसल, और फाइनली फिर आंसर आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, और इस कंडीशन में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, वही वर्क डन होता है। ओके, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आएगा एम जी एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर, बस। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, किसी को कुछ दिक्कत, अच्छे से देख लो डेरिवेशन को, किसी चीज में कुछ दिक्कत हो तो पूछेगा। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय आर लिया हमने,
फाइनली माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच, फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने को कहा था, तो दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दिया और फिर धीरे धीरे हम सॉल्व करते रहे और जब वक्त आया तब स्मॉल जी का वैल्यू पुट कर दिया, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। हमारे ग्रेविटेशन में हमें ये बहुत ज़्यादा बार पुट करना पड़ता है, सभी जो फॉर्मूले है ना ग्रेविटेशन के ये हमें इससे रिप्लेस करते आते हैं। ओके, ये जो बिट नजर आ रहा है आपको, जहां पर भी आपको जरूरत गिरे वहां पर आप जी इंटू आर स्क्वायर की जगह जी एम पुट कर सकते हो। ओके, तो देखिएगा आप इसके दो केसेस हैं। केस फर्स्ट है इसका, केस फर्स्ट मतलब आपको ये रेडीमेड फॉर्मूला मिल गया। आप कभी भी आपको अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ऑब्जेक्ट कितना भी जमीन से ऊपर क्यों ना जाए, आपको वहां पर अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन निकालना है इस प्रोसेस में, तो फिर आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अब इसका पहला स्पेशल केस है, इफ वैल्यू ऑफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, मतलब बहुत कम हाइट पर ऑब्जेक्ट अगर ऊपर लेके जाते हैं हम, वैल्यू ऑफ एच इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, तो एट द टाइम हम एच को निगलेक्ट करेंगे, जीरो कंसिडर करेंगे। लेकिन कहाँ पर, इस वाले इक्वेशन में, ऊपर वाले इक्वेशन में नहीं। ओके, तो फिर एट द टाइम वर्क डन का वैल्यू एम जी एच के साथ इक्वल आएगा। थोड़ा ही अगर हाइट पर हम अगर राइज करते हैं ना ऑब्जेक्ट को, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच के साथ इक्वल आएगा। मतलब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, ये एच बाय आर फैक्टर को जीरो एज्यूम कर रहे हैं। ये कब वैलिड है, जब एच का वैल्यू बहुत 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 छोटा है आर से, तो एच बाय आर को हम अप्रोक्सीमेटली जीरो इमेजिन करते हैं। तो फिर एच बाय आर अगर जीरो हुआ तो 1 + 0 मतलब नीचे 1 आएगा और ऊपर का आंसर ही डब्ल्यू का रहेगा। तो ये पहला स्पेशल केस है इसका, व्हेन एच इज वेरी वेरी लेस देन आर। अब केस सेकंड रहेगा, देखिएगा केस सेकंड मतलब क्या रहेगा, अगर मतलब एक पार्टिकल था, यही क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, ये जो मैं अभी ले रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल एम था, मतलब अर्थ का मास कैपिटल एम है,